यहाँ पर हम देखें गाड़ी की मार्शलिंग करनी हो तो किस तरीके से गाड़ी की मार्शलिंग की जाती है। तो गाड़ी की मार्शलिंग करते समय उल्लिखित गाड़ियों के मामलों को छोड़कर के सभी गाड़ियों के पीछे एक मालगाड़ी का ब्रेक यान अवश्य होना चाहिए। मालगाड़ी में ओडीसी वाहन को तब तक नहीं लगाना चाहिए जब तक कि इसके लिए पीसीयूएम की पूर्व अनुमति न मिल जाए। एक चौपहिया वाहन दो 8 पहिए वाले वाहनों के बीच इंजन और बोगी के बीच में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन रास्ते में शंटिंग की सुविधा के लिए इंजन व बोगी के बीच लगाया जा सकता है। विशेष अनुदेशों के अनुसार चलने योग्य प्रमाणित किया गया क्षतिग्रस्त वाहन माल डिब्बा या इंजन पिछले ब्रेक यान के पीछे केवल दिन के प्रकाश में लगाकर उसका एसआर के व शर्त उपबंधों का पालन किया गया है हो लगाया जा सकता है। डेड इंजन जो खराब नहीं है, यदि गाड़ी की अधिकतम गति के बराबर चलने योग्य है तो उसे ट्रेन इंजन के साथ या फिर 7वें क्रमांक पर लगाया जाएगा। घाट सेक्शन में दो भरे हुए वाहनों के बीच में एक खाली चौपहिया वाहन नहीं लगाया जाएगा। मालगाड़ी में ट्रेन पाइप्ड आइसोलेटेड वाहनों के साथ रवाना करने की अनुमति है, बशर्ते कि ब्रेक पावर प्रतिशत का अनुपालन किया जाए और इन वाहनों को अंतिम वाहन के रूप में नहीं लगाया जाए। मार्शलिंग चार्ट की बात करते हैं, जैसे जानवर और घोड़ों से भरा डिब्बा। मालगाड़ी डीजल विद्युत इंजन के द्वारा इंजन से दूसरा और सवारी या मिलीजुली गाड़ी डीजल या विद्युत इंजन के द्वारा इंजन से दूसरा। फिर खुले और हवादार बंद वैगन में मोटर गाड़ी। खुले और हवादार बंद वैगन में मोटर गाड़ी है। मालगाड़ी डीजल या विद्युत इंजन के द्वारा इंजन से तीसरी और सवारी या मिलीजुली गाड़ी है डीजल या विद्युत इंजन के द्वारा इंजन से तीसरा। फिर मिलिट्री की मोटर गाड़ी आती है, इंजन से तीसरी, और मिलिट्री की मोटर गाड़ी में सवारी गाड़ी नहीं लगाई जाती है। बंद वैगन में कपास, इंजन से दूसरा और इसमें सवारी गाड़ी में नहीं लगाया जाता है। खुले वाहन में भूसा या पुआल, इंजन से दूसरा और इसमें नहीं लगाया जाता सवारी गाड़ी में। क्षतिग्रस्त वाहन या इंजन जो चलाने के लिए प्रमाणित किया गया है, ब्रेक यान के पीछे सिर्फ दिन में और इसमें सवारी गाड़ी में नहीं लगाया जाता है। वे काम डेड इंजन, इंजन के सातवां और इंजन के बाद लगाया जा सकता है। फिर ट्रेन की बात करें, इंजन के बाद सातवां या अधिकतम दो, पीसीयूएम की अनुमति से गार्ड वैगनों के साथ अधिकतम एक लगाया जाता है। यहाँ स्टार वाले दो इंजन चलाने की अनुमति नहीं है जो सिंगल स्टार हैं, और जो डबल स्टार हैं वहाँ दो इंजन चलाने की अनुमति है। उपरोक्त वाहनों की इंजन से दी गई स्थिति के बाद वाले स्थान पर ही भी लगाया जा सकता है। आप देखते हैं गार्ड वैगन, जैसे खाली अथवा भरे वैगन जिसमें खतरनाक विस्फोटक या ज्वलनशील प्रकार का सामान न हो, खाली यात्री वाहन को गार्ड वैगन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इन वाहनों को विस्फोटक या ज्वलनशील द्रव्य या गैसों से भरे हुए वैगनों के आगे और पीछे लगाया जा सकता है। दो 4 पहिए वाले वैगनों के स्थान पर एक 8 पहिए के वैगन को गार्ड वैगन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। खाली ज्वलनशील द्रव्य गैसों के वाहनों के साथ भी नियमानुसार गार्ड वैगन लगाए जाएंगे। फिर है विस्फोटक एवं गोला बारूद से लदे माल डिब्बे। विस्फोटक एवं गोला बारूद से लदे माल डिब्बे हैं प्रत्येक श्रेणी की गाड़ी में लगाई जा सकने वाले सेना के विस्फोटक सामान अथवा गोला बारूद से लदे हुए माल डिब्बे या पाउडर यानों की अधिकतम संख्या। मालगाड़ी में 05, सवारी गाड़ी में 02 संभव पाउडर यानों का प्रयोग किया जाएगा, और मिलीजुली गाड़ियों में 04 पाउडर यान अथवा 3 बंद माल डिब्बे का प्रयोग किया जाएगा। विस्फोटक एवं गोला बारूद से भरी हुई सभी वाहनों को गाड़ी में एक ही स्थान पर लगाना चाहिए। प्रत्येक डिब्बे में विस्फोटक की मात्रा डिब्बे में अंकित क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए, जैसा कि रेड टैरिफ में बताया गया है। विस्फोटक पदार्थ से भरे वाहनों के आगे और पीछे दो गार्ड वैगन लगाने चाहिए। यदि विस्फोटक पदार्थों से भरे वाहनों को इंजन के पास लगाया जा रहा है तो इंजन और ऐसे वाहनों के बीच एक गार्ड वैगन अवश्य होना चाहिए। और जहाँ तक संभव हो सके सवारी गाड़ी में विस्फोटक पदार्थों से भरे वाहनों को पीछे लगाना चाहिए, और उपरोक्त गार्ड वैगन का नियम मिलिट्री के डिब्बों पर भी लागू होगा। मिलिट्री स्पेशल गाड़ी में लगाए जाने वाले विस्फोटक एवं गोला बारूद से लदे डिब्बों की संख्या और उनकी मार्शलिंग मिलिट्री टैरिफ के अनुसार की जाएगी, लेकिन गाड़ी का अधिकतम भार लोड टेबल में दर्शाए गए सेक्शनल लोड के अनुसार ही रहेगा। पेट्रोलियम एवं अन्य ज्वलनशील द्रव पदार्थों की गाड़ी से ले जाना। जो पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील हैं उन्हें कै श्रेणी में, अर्थात जो अन्य ज्वलनशील प्रकृति का है उन्हें कै श्रेणी में विभाजित किया जाएगा।
कै श्रेणी में एविएशन, स्प्रिट, बेंजीन, कच्चा क्रूड तेल, पेट्रोल, मोटर स्प्रिट और धुलाने वाले सॉल्वेंट तेल और मेथेनॉल और नेफ्ता है। कै श्रेणी में डीजल ऑयल, फर्नेस ऑयल, जेट टरबाइन ऑयल, मिट्टी का तेल और तारपीन का तेल और रेड टैरिफ में इसका विवरण दिया गया है। फिर बात करते हैं पेट्रोलियम एवं अन्य ज्वलनशील द्रव्य पदार्थों को सवारी या मिलीजुली गाड़ी से लेकर जाना। सवारी या मिलीजुली गाड़ी से पैक किए गए पेट्रोल एवं अन्य ज्वलनशील द्रव्य पदार्थों से लदी अधिकतम 4 वाहनों को लेकर जाया जा सकता है। ऐसे सभी वाहनों को आपस में एक समूह में तथा एक साथ लगाना चाहिए। इनका विन्यास इंजन से यथासंभव दूरी पर करना चाहिए। यदि वाहन कै श्रेणी के द्रव पदार्थ से लदे हों तो उनके आगे और पीछे दोनों ओर 2 गार्ड वैगन ब्रेक यान के अलावा लगाना चाहिए। यदि कै श्रेणी के द्रव पदार्थ से भरे हों तो वाहन इंजन के पीछे लगाए जा सकते हैं और इंजन और ऐसे वाहनों के बीच में एक गार्ड वैगन अवश्य लगाना चाहिए। यदि वाहन कै श्रेणी के द्रव पदार्थ से लदे हों तो उनके आगे और पीछे दोनों ओर एक गार्ड वैगन अवश्य लगाना चाहिए। यदि माल डिब्बों में संपीड़ित द्रव या घुली हुई गैस भरी हो तो उसके आगे और पीछे कम से कम 2 गार्ड वैगन अवश्य लगाने चाहिए। ऐसे खाली वैगन जो कै श्रेणी या कै श्रेणी के द्रव पदार्थों से भरे हुए थे, इनका संचालन करते समय भी उपरोक्त के अनुसार गार्ड वैगन लगाए जाएंगे। फिर है अक्षय, क्षतिग्रस्त वाहन को लेकर जाना। अक्षय और क्षतिग्रस्त वाहन को लेकर जाना हो तो क्या करेंगे? अशक्त और क्षतिग्रस्त वाहन कोई कोच, वैगन या इंजन हो सकता है। यदि लोको फोरमैन क्षतिग्रस्त इंजन को या गाड़ी पर्यवेक्षक किसी अशक्त या क्षतिग्रस्त कोच या वैगन को गाड़ी में लगा करके ले जाना सुरक्षित समझता है तो वह इसकी लिखित सूचना स्टेशन मास्टर को देगा। स्टेशन मास्टर इस प्रकार की लिखित सूचना प्राप्त करने पर इस प्रकार के वाहन को दिन के प्रकाश में अच्छे मौसम में खंड नियंत्रक से अनुमति लेकर के मालगाड़ी के ब्रेक यान के पीछे लगा सकता है। और जिन खंडों में मालगाड़ी नहीं चलती है तो ऐसे खंडों में मिलीजुली गाड़ी के ब्रेक यान के पीछे ऐसे वाहन को लगाया जा सकता है। सूचना की मूल प्रति गाड़ी के गार्ड को देनी चाहिए। सूर्यास्त के पश्चात धुंध, कोहरे, तूफानी मौसम में ऐसे वाहनों को गाड़ी से अलग कर देना चाहिए और दिन के प्रकाश में और मौसम साफ होने पर उसे आगे जाने देना चाहिए। दिन के प्रकाश में अच्छे मौसम में स्टेशन मास्टर फिर से ऐसे वाहनों को खंड नियंत्रक से अनुमति लेकर के आगे गाड़ी से लगाकर भेजेगा और लिखित सूचना की मूल प्रति गार्ड को दे देगा। इस प्रकार का केवल एक वाहन माल डिब्बा, इंजन मालगाड़ी या मिलीजुली गाड़ी में ब्रेक यान के पीछे लगाया जा सकता है। ऐसे वाहन को गाड़ी में लगाए जाने पर लोको फोरमैन या गाड़ी परीक्षक के द्वारा गाड़ी के साथ जाने के लिए सक्षम रेल कर्मचारी को तैनात करना चाहिए। फिर है घाट मार्शलिंग। घाट मार्शलिंग क्या है? जिन मंडलों में घाट है उन मंडलों को संचालन समय सारणी में घाट सेक्शन को उल्लेखित किया जाएगा। घाट सेक्शन से चलने वाली गाड़ियों की मार्शलिंग व संचालन के निर्देश भी संचालन समय सारणी में दिए जाएंगे। घाट सेक्शन में 2 भरे हुए वैगनों के बीच में एक खाली वैगन नहीं होना चाहिए। भरे हुए वैगनों और खाली वैगनों को अलग अलग समूह से लगाना चाहिए। गाड़ी में इंजन के बाद भरी हुई और फिर खाली वैगनों को लगाना चाहिए। गाड़ी पूर्ण रूप से स्वचालित एयर प्रेशर ब्रेक से युक्त होनी चाहिए। यहाँ पर हम देखें वैसे बड़े आयामों का प्रेषण है। यहाँ पर तो बड़े आयामों का प्रेषण किस तरीके से है? जैसे स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशन। स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशन यानी मानक चल आयाम जो हैं हमारे, वे प्रेषण जिसे वैगनों में लदान करने के बाद प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक पूरे मार्ग में किसी भी स्थान पर गेज परिवर्तन सहित अधिकतम मानक आयाम का उल्लंघन करता है उसे ओडीसी या आईएसएमडी कहते हैं। ओडीसी होता है ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट और आईएसएमडी होता है इन फ्लाइटिंग स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशन। तो जैसे इस तरीके के बड़े आयाम होते हैं। तो जिस प्रेषण का आयाम उपरोक्त मानक चल आयाम से अधिक होता है उसे ओडीसी या आईएसएमडी कहा जाता है। अधिकतम मानक आयामों का स्थिर संरचना के आधार पर गाड़ी की खड़ी और चलने की अवस्था को मापते हुए ग्रॉस और नेट क्लियरेंस के रूप में दर्शाया गया है और इसी आधार पर ओडीसी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ओडीसी और आईएसएमडी की जो श्रेणियां हैं वो हम देखते हैं, जैसे कि ए क्लास ओडीसी, वी क्लास ओडीसी और सी क्लास ओडीसी। फिर है विवरण के बारे में बात करते हैं। विवरण ए क्लास, वी क्लास ओडीसी और सी क्लास ओडीसी। तो विवरण में हम बात करते हैं नेट क्लियरेंस। नेट क्लियरेंस के अंदर क्या होता है? 6 इंच या उससे अधिक। ए क्लास का होता है नेट क्लियरेंस में 6 इंच या उससे अधिक।
वी क्लास ओडीसी में क्या होता है, 4 इंच या उससे अधिक परंतु 6 इंच से कम होता है। और सी क्लास में होता है 4 इंच से कम। ग्रॉस क्लियरेंस की बात करें, ग्रॉस क्लियरेंस में 9 इंच या उससे अधिक होता है ए क्लास में। वी क्लास में 6 इंच या उससे अधिक परंतु 9 इंच से कम होता है वी क्लास के अंदर। सी क्लास के अंदर 6 इंच से कम परंतु 4 इंच से कम नहीं होता है। फिर हम अनुमति की बात करें, अनुमति जैसे ए क्लास के लिए पीसीयूएम की अनुमति चाहिए, वी क्लास ओडीसी के लिए वी पीसीयूएम की अनुमति चाहिए और सी क्लास ओडीसी के लिए सीआरएस की यहाँ पर अनुमति चाहिए होती है। गति की बात करें तो सेक्शनल स्पीड होती है ए क्लास में, वी क्लास में 40 किलोमीटर पर आवर और सी क्लास में 25 किलोमीटर पर आवर। साथ में चलने वाले कर्मचारी यहाँ पर ए क्लास में कोई नहीं होता है। वी क्लास में SE और CW होता है, सीनियर इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर और CNW। और सी क्लास में SE PV TI SE CNW OHE स्टाफ होता है। संचालन समय की बात करें, दिनों रात में ए क्लास में हो सकता है और वी क्लास में दिनों रात में हो सकता है और सी क्लास में केवल दिन में हो सकता है। फिर बात करते हैं 25 kV वाले विद्युतीकृत क्षेत्रों में ओडीसी का संचालन। ओडीसी का संचालन किस तरीके से होता है, यदि OHE ग्रॉस क्लियरेंस 250 मिलीमीटर या उससे अधिक है तो कोई गति प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है और गति प्रतिबंध 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। जब क्लियरेंस 250 mm है या 200 mm के बीच है, ओडीसी को क्रिस्टल लोकेशन पर नहीं रोका जाएगा जहां क्लियरेंस 250 mm से 200 mm के बीच रहेगा। गति प्रतिबंध जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ साथ पावर को स्विच ऑफ करके रखा जाएगा और जब कॉन्टैक्ट वायर से क्लियरेंस 200 mm से कम होगा। और जिस ओडीसी परेषण और OHE के बीच ग्रॉस क्लियरेंस 101.6 मिलीमीटर से कम हो उसी को विद्युतीकृत सेक्शन में चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिर है मध्य संख्या सेकंड और थर्ड में निर्देशित क्लियरेंस वाले सभी ओडीसी को विद्युतीकृत सेक्शन में ले जाते समय कर्षण विभाग के एक प्रतिनिधि को भी इसके साथ जाना चाहिए और यदि प्रेषण टायर युक्त वाहन को हो तो सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रेषण को अर्थ या भूयोजित कर दिया गया है। OHE जो होता है, OHE विद्युतीकृत क्षेत्र में ओडीसी संचालन के समय खंड नियंत्रक एवं ट्रैक्शन पावर नियंत्रक आपस में समन्वय बनाए रखेंगे। ओडीसी के संचालन के मंजूरी पत्र में उल्लेखित अन्य सभी प्रतिबंधों का कड़ाई के साथ पालन अवश्य किया जाना चाहिए। ओडीसी संचालन के दौरान सावधानियां क्या रखी जाती हैं, ओडीसी संचालन के दौरान सावधानियां हम देखें, ओडीसी को उसमें निर्धारित मार्ग से ही चलाया जाएगा, ओडीसी की लूज सेंटिंग नहीं की जाएगी, ओडीसी को सवारी गाड़ी में नहीं लगाया जाएगा, ओडीसी वाहन के मध्य में ही रहना चाहिए, ओडीसी को स्टेशन की गुड्स साइड की हाई लेवल प्लेटफॉर्म लाइन से सामान्यतः नहीं गुजरना चाहिए। यदि इन लाइनों से गुजारा जा रहा है तो स्वीकृति पत्र में दिए गए सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए। ओडीसी को थ्रू गाड़ी से भेजना चाहिए, न कि सेंटिंग गाड़ी से। वी क्लास तथा सी क्लास ओडीसी को डबल लाइन के एक ब्लॉक सेक्शन में नहीं गुजरना चाहिए। फिर हम देखते हैं 132 मीटर टन वाले कूप डिब्बों वेल वेगन को चलाना। प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के पूर्व अनुमोदन के बाद ही इस रेलवे पर ही ये कूप डिब्बे वेल वेगन चल जाते हैं। वेल वेगनों लादे या खाली हमेशा एक विशेष गाड़ी की तरह चलाना चाहिए और उसके साथ एक परिवहन निरीक्षक, विशेष ड्यूटी गार्ड, एक गाड़ी परीक्षक और एक केवी फिल्टर और 2 केवी खल्लासी अवश्य होने चाहिए। इस वेल वेगन को भारतीय क्षेत्र की सीमा के बाहर के गंतव्य स्थानों को बुक नहीं करना चाहिए। VWL वेगन को स्पेशल गाड़ी से लेकर जाया जाएगा और उनकी अधिकतम गति 30 किलोमीटर पर आवर होगी। VWL और इंजन के बीच कम से कम 6 माल डिब्बे जरूर होने चाहिए। VWL के वेगनों के पीछे यदि वैंकिंग इंजन लगा हो तो वैंकिंग इंजन और VWL वेगन के बीच 6 माल डिब्बे जरूर होने चाहिए। फिर है इंटरलॉकिंग की बात करें, इंटरलॉकिंग अंतरपार्सन होता है। इंटरलॉकिंग में क्या होता है, इसका अभिप्राय पैनल या लीवर फ्रेम से प्रचालित सिग्नलों, कांटों एवं अन्य उपकरणों की ऐसी व्यवस्था से है जो यांत्रिक पासन, विद्युत पासन और दोनों के द्वारा परस्पर इस प्रकार संबंध रहे कि उनका प्रचालन एक समुचित क्रम में होकर के संरक्षा सुनिश्चित हो सके। इंटरलॉकिंग के सिद्धांत एवं आवश्यक बातें। लीवर फ्रेम एवं अन्य उपकरण जो कि पॉइंट सिग्नल इत्यादि के संचालन एवं नियंत्रण के लिए बनाए गए हैं, वे इस प्रकार संबंधित एवं इंटरलॉक होने चाहिए कि वे निम्नलिखित बातों का पालन करें
किसी भी लाइन का स्थावर सिग्नल ऑफ स्थिति में नहीं आना चाहिए जब तक कि सभी पॉइंट आइसोलेशन सही शायद ठीक तरीके से सेट न हो, फेसिंग पॉइंट लॉक्ड न हो और यदि कोई इंटरलॉक गेट हो तो वह भी सड़क यातायात के लिए बंद एवं तालित न हो। एक बार सिग्नल ऑफ होने के बाद यह संभव नहीं होना चाहिए कि उस रास्ते के पॉइंट लॉक इत्यादि में परिवर्तन किया जा सके, न ही इंटरलॉक गेट खोला जा सके जब तक कि ऑफ किया गया सिग्नल ऑन स्थिति में वापस नहीं कर दिया जाता है। एक साथ एक ही समय में ऐसे दो सिग्नल ऑफ स्थिति में नहीं आने चाहिए जो कि गाड़ी संचालन को विरोधी संकेत दें। जब सिग्नल ऑन स्थिति में रहे तो उसमें शासित सभी कांटों को शंटिंग और टेस्टिंग के लिए प्रचालित होना चाहिए। इंटरलॉकिंग के प्रकार की बात करें हम, जैसे इंटरलॉकिंग के क्या प्रकार है? यांत्रिक इंटरलॉकिंग, पैनल इंटरलॉकिंग, सोशल यांत्रिक इंटरलॉकिंग, पैनल इंटरलॉकिंग, सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग, रूट रिले इंटरलॉकिंग। तो हम बात करते हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इंटरलॉकिंग क्या होती है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इंटरलॉकिंग। इनडायरेक्ट इंटरलॉकिंग क्या होती है? इस व्यवस्था में एक स्थान से कांटों को सेट तथा तालित किया जाता है तथा दूसरे स्थान से सिग्नल प्रचालित किए जाते हैं। कांटों को लॉक करने की पद्धति की प्लंजर लॉकिंग पर आधारित रहती है। फिर है डायरेक्ट इंटरलॉकिंग। डायरेक्ट इंटरलॉकिंग क्या होती है? इस व्यवस्था में सभी कांटे, लॉक बार और सिग्नलों को एक ही स्थान से लीवर और पैनल बटन के द्वारा प्रचालित किया जाता है। फिर है अंतरपासन के मानक यानी स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग। वर्तमान में इंटरलॉकिंग को 4 मानकों में विभाजित किया गया है। जैसे 4 मानक कौन कौन से हैं? जैसे आइटम है हमारा अलाउएबल स्पीड, तो स्टैंडर्ड जो मानक है अप टू 50 किलोमीटर और स्टैंडर्ड सेकंड में अप टू 110, स्टैंडर्ड थर्ड में 140 और स्टैंडर्ड फोर्थ में यहाँ पर 160 आ जाता है। आइसोलेशन वाई हो गया यहाँ पर। यदि जीआर का अनुपालन किया जाता है तो आइसोलेशन आवश्यक नहीं है। यहाँ पर अगर जीआर का पालन किया जाता है तो यहाँ पर आइसोलेशन आवश्यक नहीं है। यहाँ पर यस यस यस। सिग्नल की बात करें 2 एम्पियर पर मिल 2 एम्पियर, यहाँ पर एम ए, यहाँ पर एम ए। डबल स्टैंड एन है, यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर यस यानी मालगाड़ी की ब्रेकिंग दूरी 1 किलोमीटर से अधिक होने पर डबल स्टैंड आवश्यक है। फिर यस यस। फिर पॉइंट ऑपरेशन मैकेनिकल होगा स्टैंडर्ड फर्स्ट में। फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, फिर स्टैंडर्ड फोर्थ में इलेक्ट्रिकल। पॉइंट लॉकिंग की FLP HPL के द्वारा, स्टैंडर्ड सेकंड में FPL PT AMC के द्वारा, स्टैंडर्ड थर्ड में FPL PT AMC के द्वारा, स्टैंडर्ड फोर्थ में क्लैंप टाइप के डायरेक्ट डिजायरेबल होते हैं। फिर पॉइंट डिटेक्शन की बात करते हैं। पॉइंट डिटेक्शन में क्या होता है? पॉइंट डिटेक्शन में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, स्टैंडर्ड फर्स्ट में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पॉइंट डिटेक्शन के अंदर। फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, फिर इलेक्ट्रिकल होता है स्टैंडर्ड फोर्थ में। लॉक डिटेक्शन की बात करें, लॉक डिटेक्शन यहाँ पर नहीं होता है पहले में लॉक डिटेक्शन। फिर स्टैंडर्ड सेकंड में अप टू 110 यस, अप टू 140 यस, अप टू 160 यस। इंटरलॉकिंग की बात करें तो इंटरलॉकिंग में यहाँ पर मैकेनिकल हो सकते हैं। इंटरलॉकिंग की मैकेनिकल स्टैंडर्ड सेकंड में क्या हो सकती है? इंटरलॉकिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैंडर्ड थर्ड में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैंडर्ड फोर्थ में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकती है। ट्रैक सर्किट की बात करें, ट्रैक सर्किटिंग के अंदर ये स्टैंडर्ड फर्स्ट में होती नहीं है। रन थ्रू लाइन ऑल RLS, ऑल रनिंग लाइंस, और स्टैंडर्ड फोर्थ में ऑल रनिंग लाइंस। ब्लॉक वर्किंग की बात करें, टोकन लिया जाता है ब्लॉक वर्किंग के लिए। स्टैंडर्ड फर्स्ट में टोकन यहाँ पर भी लिया जाएगा SG पर, SG और TC, यहाँ पर TC लिया जाएगा और SG यहाँ पर भी TC लिया जाएगा। फिर प्रिवेंटिंग SPAD की बात करें, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। STAD यहाँ पर जरूरत पड़ेगी स्टैंडर्ड फोर्थ के अंदर। तो हमें हाई डेंसिटी रूल और सेंट्रल पैनल स्टेशनों पर SG और ट्रेल सर्किट के द्वारा पूर्ण आगमन सुनिश्चित होना चाहिए। मालगाड़ियों की ब्रेकिंग दूरी 1 किलोमीटर से अधिक होने पर डबल स्टैंड आवश्यक है और अगर GR का पालन किया जाता है तो आइसोलेशन आवश्यक नहीं है। फिर है नॉन इंटरलॉकिंग की बात करते हैं। नॉन इंटरलॉकिंग दिखाया गया है। फिर बात करते हैं रिले, रूट
रूट रिले इंटरलॉकिंग। तो ये नॉन इंटरलॉकिंग है, जिसमें मानक बताया गया है, गति बताई गई है 15 किलोमीटर पर आवर। कोटर बोल्ट और क्लैम लॉक है, ज़रूरी नहीं है। डिटेक्शन आइसोलेशन ज़रूरी नहीं है। इंटरलॉकिंग ज़रूरी नहीं है। और TALQ दोनों दिशाओं में सम्मुख कांटों से 400 मीटर की दूरी आउटर से। MAUQ में ऐसी व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर हम देखें MN1 में 15 किलोमीटर की प्लंग लॉक हो सकता है। अविकसित 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 आउटर कमांड होम, ये अविकसित है अभी। अब बात करते हैं रूट रिले इंटरलॉकिंग। रूट रिले इंटरलॉकिंग क्या होती है? इस व्यवस्था में पूरे स्टेशन का भौगोलिक नक्शा एक बड़े पैनल बोर्ड पर बनाया जाता है और इसमें कई रंगों के बटनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे नीला बटन कांटों के लिए, लाल बटन सिग्नल के लिए, स्लेटी रंग का बटन रूट के लिए होता है। RRI बड़े और व्यस्त स्टेशनों पर लगाया जाता है। इसमें जिस लाइन के लिए सिग्नल ऑफ करना होता है उस सिग्नल बटन को और संबंधित रूट बटन को दबाया जाता है। फलस्वरूप आइसोलेशन सहित रास्ते के सभी कांटे सेट और लॉक हो जाते हैं, जिनकी जानकारी सफ़ेद रोशनी से रूट सेट होने पर मिलती है और उसके बाद सिग्नल ऑफ हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ही कम समय लगता है और इस पैनल पर कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी दी गई हैं, जैसे सिग्नल को ऑन करना, सेट किए गए रूट को कैंसिल करना, गिरी हुई लाइन पर गाड़ी लेने के लिए कॉलिंग ऑन सिग्नल करना, यदि ट्रैक डाउन हो तो पॉइंट्स को ऑपरेट करना, सिग्नल ओवरलैप को कैंसिल करने की सुविधा होती है। इसके लिए काउंटर भी लगाए जाते हैं और इन काउंटरों के लिए अलग अलग रजिस्टर भी रखे जाते हैं। इसमें लाइनों को ट्रैक सर्किट किया जाता है और RRI पैनल पर पूरे हिस्से को विभिन्न ट्रैक सर्किट भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिससे ट्रैक सर्किट में खराबी को आसानी से पता चल जाता है। इसमें यदि सिग्नल खराब या पॉइंट खराब या रूट बटन खराब हो जाता है तो यह बटन दबा रह जाता है, तो इसमें बजर बजने लगता है और पैनल में रोशनी आ जाती है, जिससे पता चल जाता है कि तीनों में से किस में खराबी आई है या बटन दबा रह गया है। इसमें जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है पीछे का रूट क्लियर होता जाता है, जिससे उस हिस्से पर गाड़ियों का संचालन किया जा सकता है। पैनल और रूट रिले इंटरलॉकिंग में अंतर क्या है? पैनल इंटरलॉकिंग और रूट रिले इंटरलॉकिंग। जैसे पैनल इंटरलॉकिंग है, इस व्यवस्था में पहले संबंधित लाइन के लिए पॉइंट सेट किए जाते हैं आइसोलेशन सहित, फिर सिग्नल बटन और रूट बटन दबा करके सिग्नल ऑफ किया जाता है। रूट रिले इंटरलॉकिंग में इस व्यवस्था में संबंधित सिग्नल बटन और रूट बटन दबाया जाता है। रास्ते के सभी पॉइंट्स आइसोलेशन सहित सेट एवं लॉक हो जाते हैं एवं सिग्नल ऑफ हो जाता है। पैनल इंटरलॉकिंग में यह छोटे स्टेशनों पर लगाया जाता है। रूट रिले इंटरलॉकिंग है, यह बड़े और व्यस्त स्टेशनों पर लगाई जाती है। पैनल इंटरलॉकिंग इसमें केबिन वाली व्यवस्था हो सकती है। रूट रिले इंटरलॉकिंग में इसमें एक ही स्थान पर केंद्रित होता है। पैनल इंटरलॉकिंग अपेक्षाकृत सस्ता है, रूट रिले इंटरलॉकिंग अपेक्षाकृत महंगा है। SM में क्या होती है? पैनल इंटरलॉकिंग में चाबी होती है, जबकि रूट रिले इंटरलॉकिंग में चाबी नहीं होती है। फिर डेटा लॉगर की बात करते हैं। डेटा लॉगर क्या होता है? यह एक कंप्यूटर पर आधारित व्यवस्था है जिसे स्टेशनों पर रिले रूम में स्थापित किया जाता है, जिसके माध्यम से RRI और पैनल के द्वारा संचालित सभी क्रियाविधि और वास्तविक संचालन के समय के साथ दर्ज किया जाता है और इस व्यवस्था को लागू करने से संचालन में पारदर्शिता आती है, कोई विवाद होने पर निपटारा करने में सहायक होता है। फिर बात करते हैं स्टेशन पर गाड़ियों को लेना व रवाना करना। स्टेशन पर अगर गाड़ियों को हम ले रहे हैं या रवाना कर रहे हैं तो इसके लिए क्या करेंगे? अवरोधित लाइन पर गाड़ी को लेना। यदि संभव हो तो पिछले स्टेशन मास्टर के द्वारा गाड़ी के लोको पायलट को सूचना दी जाएगी कि उसकी गाड़ी को अवरोधित लाइन पर लिया जाएगा। गाड़ी के लिए सभी आगमन सिग्नल ऑन स्थिति में रखे जाएंगे और जिस लाइन पर गाड़ी को लेना है उसी लाइन के लिए सभी कांटे सेट एवं लॉक किए जाएंगे। अवरोध से 45 मीटर दूर आने वाली गाड़ी की दिशा में एक सक्षम रेल सेवक हाथ सिग्नलों के साथ तैनात किया जाएगा। गाड़ी प्रथम रोक सिग्नल पर रोकी जाएगी और उसके बाद गाड़ी को निम्नलिखित विधि से अवरोधित लाइन पर लिया जाएगा। जहां कॉलिंग ऑन सिग्नल लगा है उसे ऑफ करके या जहां सिग्नल पोस्ट टेलीफोन लगा है वहां विशेष अनुदेशों के अंतर्गत लोको पायलट को रोक सिग्नल की ऑन स्थिति में पार करने के लिए टेलीफोन पर प्राइवेट नंबर दे करके अधिकृत किया जाएगा। और जहां कॉलिंग ऑन सिग्नल या सिग्नल पोस्ट टेलीफोन नंबर न हो तो लोको पायलट को प्राधिकार पत्र T509 संबंधित रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए सक्षम रेल सेवक को भेज करके गाड़ी को पायलट करके लाया जाएगा। गाड़ी को अवरोधित लाइन से संबंधित प्रथम सम्मुख कांटों पर खड़ा किया जाएगा। अवरोध से 45 मीटर पहले खड़े कर्मचारी से हाथ सिग्नल मिलने पर लोको पायलट आगे बढ़ेगा और वह कर्मचारी लोको पायलट को यह बताएगा कि गाड़ी को कहां खड़ा करना है।
ऐसे समय में लोको पायलट अपनी गाड़ी को पूर्ण नियंत्रण में रखेगा और किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहेगा। फिर है बिना सिग्नल वाली लाइन पर गाड़ी को लेना। यदि गाड़ी को किसी ऐसी लाइन पर लिया जाना आवश्यक हो जिस लाइन के लिए कोई भी आगमन सिग्नल नहीं हो तो स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही करेगा। आगमन सिग्नल ऑन स्थिति में रखा जाएगा। जिस लाइन पर गाड़ी ली जानी है वह उन्मुख कांटों तक, ट्रेलिंग पॉइंट तक अथवा उस स्थान तक जहाँ गाड़ी को खड़ा करना है साफ होने चाहिए। वे सभी कांटे जिन पर गाड़ी को गुजरना है सभी तरीके से सेट एवं सम्मुख कांटे क्लैंप एवं पेडलॉक होने चाहिए। और स्टेशन मास्टर प्रथम रोक सिग्नल पर गाड़ी खड़ी करने के होने के बाद आगमन रोक सिग्नलों के ऑन स्थिति में पार करने के लिए सक्षम रेल कर्मचारी के द्वारा अधिकार पत्र T3693V लोको पायलट को देगा और पॉइंट्समैन लोको पायलट को अधिकार पत्र देगा और गाड़ी को पायलट करते हुए वहां तक लाएगा जहां गाड़ी आकर रुकती है। लोको पायलट बिना सिग्नल वाली लाइन पर प्रवेश करते समय सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ेगा, किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहेगा। बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को रवाना करना। ऐसी लाइन से रवाना किया जा रहा है जिस लाइन पर गाड़ी रवाना करने के लिए कोई स्टार्टर सिग्नल नहीं लगा हो तो स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही करेगा। ऐसी लाइन से गाड़ी रवाना करने से पहले उस लाइन से संबंधित कांटों को सेट, क्लैंप एवं पेडलॉक किया जाएगा। लोको पायलट को प्रस्थान प्राधिकार के साथ T511 अधिकार पत्र दिया जाएगा और गाड़ी को अंतिम कांटों तक पायलट किया जाएगा। प्रस्थान प्राधिकार के रूप में अंतिम रोक सिग्नल का ऑफ करना, टोकन T3693V, पेपर लाइन क्लियर टिकट जैसी परिस्थितियां हो तो दिया जाएगा। सामूहिक प्रस्थान सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करना। यदि गाड़ी को ऐसी लाइन से रवाना करना है जिसके लिए कॉमन स्टार्टर सिग्नल लगा हो तो निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। रास्ते के लिए सभी कांटों को सेट और सम्मुख कांटों को क्लैंप और पेडलॉक किया जाएगा। गाड़ी को रवाना करने के लिए प्रस्थान प्राधिकार के साथ T512 दिया जाएगा। प्रस्थान प्राधिकार के रूप में अंतिम रोक सिग्नल को ऑफ करना, टोकन T3693V, पेपर लाइन क्लियर टिकट जैसी ही परिस्थिति हो दिया जाएगा। प्रस्थान प्राधिकार के बिना ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी लेना। जब किसी लोको पायलट को ब्लॉक सेक्शन में यह मालूम होता है कि उसके पास प्रस्थान प्राधिकार नहीं है या उचित नहीं है तो वह तुरंत गाड़ी रोक देगा। गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में अवरोध माना जाएगा और GR 6.30 नियमों के अनुसार बचाव किया जाएगा। गार्ड लोको पायलट के द्वारा इसकी सूचना निकटतम स्टेशन मास्टर को दी जाएगी। यदि लोको पायलट मार्ग में टोकन या प्रस्थान प्राधिकार को खो देता है तो वह अगले स्टेशन तक जाएगा और उसकी रिपोर्ट स्टेशन मास्टर को देगा। फिर है सेक्शन पर लागू ना होने वाले और सेक्शन से आगे टोकन ले जाने पर कार्यवाही। यदि लोको पायलट सेक्शन में लागू ना होने वाले टोकन के साथ या गलत टोकन के साथ प्रवेश करे तो वह तुरंत गाड़ी खड़ी कर देगा। आगे तथा पीछे से सहायक लोको पायलट और गार्ड द्वारा बचाव किया जाएगा। लोको पायलट के द्वारा सहायक लोको पायलट को गलत टोकन के साथ नज़दीकी स्टेशन पर भेजा जाएगा। यदि टोकन पिछले स्टेशन को भेजा गया है तो स्टेशन मास्टर गलत टोकन अपने पास रखकर सही टोकन सहायक लोको पायलट को देगा और यदि टोकन अगले स्टेशन पर भेजा गया है तो स्टेशन मास्टर ब्लॉक सेक्शन के दूसरे सिरे के स्टेशन मास्टर को परिस्थिति की सूचना तुरंत देगा और अपने स्टेशन तक गाड़ी लाने हेतु सहायक लोको पायलट को निम्नलिखित प्रारूप में हस्तलिखित प्राधिकार देगा। सही टोकन या बिना लाइन क्लियर के प्रस्थान प्राधिकार के साथ रवाना होने से पूर्व बचाव में लगाए गए सभी पटाखों को हटा देना चाहिए। यदि लोको पायलट किसी टोकन को या किसी सेक्शन पर लागू होता है तो उस सेक्शन से आगे लेकर चला जाए, उसके पास सही टोकन भी हो तो वह अगले स्टेशन तक जाएगा और अगले स्टेशन पर टोकन सौंप कर इसकी पावती लेगा। तो यहाँ पर बढ़ती जाती है लोको पायलट गाड़ी संख्या। आपको एतद अपनी गाड़ी को सेक्शन से स्टार्ट करने तथा स्टेशन तक बढ़ने के लिए रास्ते के सिग्नलों के संकेतों का अनुपालन करते हुए प्राधिकृत किया जाता है, क्योंकि आप बिना उचित प्रस्थान प्राधिकार के ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश कर चुके हैं। प्राइवेट नंबर ये आ जाएगा शब्दों में, हस्ताक्षर स्टेशन मास्टर के, दिनांक आ जाएगी। स्पीडोमीटर अगर गाड़ी में ख़राब है तब हम क्या करें। जैसे स्पीडोमीटर ख़राब होने पर तो प्रस्थान स्टेशन पर इंजन का स्पीडोमीटर खराब होने पर इंजन को खराब माना जाएगा और दूसरे इंजन का प्रबंध यहाँ पर किया जाएगा। यदि संचालन के दौरान सेक्शन में इंजन का स्पीडोमीटर खराब है, यदि संचालन के दौरान सेक्शन में इंजन का स्पीडोमीटर खराब हो जाता है तो लोको पायलट अपनी गति उस सेक्शन में स्वीकृत अधिनियम अनुमेय गति से 10% कम करेगा। ऐसे समय में वह गति का आंकलन अपनी घड़ी, किलोमीटर खंभा और संचालन समय सारणी में उस सेक्शन में किए गए रनिंग टाइम से करेगा। फिर हम देखें
लॉको की अगली कैब खराब होने पर लॉको की अगली कैब खराब होगी तो क्या होगा? यदि विद्युत डीजल इंजन की अगली ड्राइविंग कैब में खराबी आ जाती है तो लोको पायलट अपने सहायक लोको पायलट को इंजन चलाने हेतु पिछली कैब में भेज देगा। गाड़ी के सही संचालन के लिए लोको पायलट जिम्मेदार होगा। सभी संचालन दोनों के बीच संकेतों के आदान प्रदान के आधार पर किए जाएंगे। ऐसे समय गाड़ी की अधिकतम गति 40 किलोमीटर पर आवर होगी और प्रथम अवसर पर लोको पायलट के द्वारा टीएलसी पावर कंट्रोलर को जानकारी दी जाएगी और दूसरे इंजन का प्रबंध करने को कहा जाएगा। फिर बात करते हैं लोकोमोटिव की लाइटें। लोकोमोटिव की लाइटें क्या हैं? हेडलाइट की बात करें, प्रत्येक इंजन और स्वनिर्मित वाहन में हेडलाइट होना आवश्यक है। हेडलाइट में वर्तमान में ट्विन बीम लाइट का प्रयोग होता है। लोको पायलट हेडलाइट की जांच करके देखेगा कि हेडलाइट से इतनी रोशनी निकल रही है कि कम से कम 240 मीटर या इससे अधिक दूरी उसे साफ साफ दिखाई दे। लोको पायलट को लोको शेड छोड़ने से पहले हेडलाइट की जांच करनी चाहिए। विद्युत हेडलाइट फिटर यह प्रमाणित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि इंजन की हेड कार्यरत अवस्था में है। मार्कर लाइट की बात करें, ये इंजन के बफर के पास लगी हुई दो छोटी लाइट हैं जिसमें से सफ़ेद रंग की रोशनी निकलती है। जब इंजन अकेला जा रहा हो या बैंकर के रूप में कार्य कर रहा हो तो पिछली वाली लाइट मार्कर लाइट को लाल कर देगा। यदि इंजन की हेडलाइट खराब हो जाए तो मार्कर लाइट अवश्य जला देनी चाहिए। धुंध और कोहरे के मौसम में या सुरंग में प्रवेश करने से पहले दिन के समय भी इंजन की हेडलाइट और मार्कर लाइट जला देनी चाहिए। फिर फ्लैशर लाइट की बात करें, फ्लैशर लाइट में क्या होता है? फ्लैशर लाइट इंजन का एक सेफ्टी आइटम है और यदि प्रस्थान स्टेशन पर इंजन की फ्लैशर लाइट खराब पाई जाती है तो इंजन भी खराब घोषित किया जाएगा। ऑन करने पर इसमें तेज़ पीली अंबर रंग की नीली रोशनी निकलती है। लोको पायलट इस लाइट का प्रयोग खतरे के समय सामने से आने वाले गाड़ी के लोको पायलट को खतरे की जानकारी देने के लिए करता है। यदि सामने से आने वाला लोको पायलट फ्लैशर लाइट देखता है तो वह अपनी गाड़ी को रोकता है, परंतु यदि दोहरी लाइन खंड पर विरुद्ध दिशा की चलती हुई गाड़ी की फ्लैशर लाइट ऑन देखता है तो अपनी गाड़ी को नियंत्रित करेगा और आगे सतर्कतापूर्वक लेकर जाएगा और किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहेगा। अगले स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट करेगा। हेडलाइट खराब होने पर लोको पायलट की ड्यूटी क्या है? लोको पायलट तुरंत मार्कर लाइट जला देगा, लगातार सीटी बजाएगा। ब्रॉड गेज पर ऐसे समय गाड़ी की अधिकतम गति 40 किलोमीटर पर आवर और उस सेक्शन में लागू गति प्रतिबंध जो कि भी कम हो वह रहेगी। नैरो गेज पर ऐसी समय गाड़ी की अधिकतम गति 15 किलोमीटर पर आवर या उस सेक्शन में लागू गति प्रतिबंध जो भी कम हो वह रहेगी। अगले स्टेशन पर लोको पायलट स्टेशन मास्टर को हेडलाइट खराब होने की जानकारी देगा और स्टेशन मास्टर इस बात को नियंत्रक को बताएगा। फिर है सीटी खराब होने पर की जाने वाली कार्यवाही। सीटी खराब होने पर की जाने वाली कार्यवाही क्या है? प्रस्थान स्टेशन पर इंजन की ड्राइविंग कैब की सीटी खराब होने पर इंजन को खराब माना जाएगा, दूसरे इंजन का प्रतिबंध किया जाएगा। यदि रास्ते में सीटी खराब होती है तो दृश्यता साफ होने पर 25 किलोमीटर पर आवर एवं दृश्यता साफ न होने पर 8 किलोमीटर पर आवर गति प्रतिबंध का पालन करते हुए प्रथम स्टेशन पर गाड़ी को खड़ा किया जाएगा। स्टेशन मास्टर को लोको पायलट के द्वारा सूचना दी जाएगी। स्टेशन मास्टर खंड नियंत्रक को या टीएलसी को सूचित करेगा और सहायक इंजन का प्रबंध करेगा। यदि टीएलसी के द्वारा उसी इंजन से आगे जाने के लिए प्राधिकृत किया जाए तो लोको पायलट उपरोक्त गति प्रतिबंध का पालन करेगा और इस परिस्थिति में खराब सीटी वाले इंजन को पहले अवसर पर बदल देना चाहिए। फिर है इंजन द्वारा गाड़ी को धकेलना। जैसे इंजन के द्वारा सदैव गाड़ी को खींचा जाएगा, लेकिन निम्नलिखित परिस्थितियों में इंजन द्वारा धकेला जाता है। स्टेशन सीमा के अंदर या जहां विशेष रूप से प्राधिकृत किया जाए। विशेष अनुदेश के अंतर्गत सहायक इंजन और ब्रेकिंग इंजन कार्य करते समय जब सहायक नियम 4.12 के अनुसार गाड़ी को उस स्टेशन पर वापस धकेलना जहां से वह सेक्शन में दाखिल हुई है। असमर्थ गाड़ी या दुर्घटना होने पर पीछे से आने वाले इंजन द्वारा गाड़ी को अगले स्टेशन तक धकेला जाएगा। यदि कोई यात्री गाड़ी से गिर जाए या गाड़ी से टकरा जाए तो उसे उठाने के लिए वापस धकेलना आवश्यक हो, परंतु घाट सेक्शन में स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में आईवीएस टेरिटरी में ब्लॉक नियंत्रित मध्यवर्ती ब्लॉक सेक्शन में या उन जगहों पर जहां विशेष अनुदेशों के आधार रोक लगाई गई है जहां गाड़ी को पुशबैक नहीं किया जाएगा। जब लाइन अवरुद्ध हो और गाड़ी अवरुद्ध स्थान तक दोनों ओर से चलाई जा रही है, जब किसी गाड़ी को चलाने में सहायता देनी हो, सामग्री गाड़ी कार्य करते समय, पेट्रोल स्पेशल और सर्च लाइट स्पेशल का संचालन करते समय, जीएम, पीसीओएम, जनरल मैनेजर, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर, पीसीई के निरीक्षण के समय उसके आदेशानुसार। फिर हम बात करते हैं
पूर्व नियोजित ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी को धकेलने की विधि या प्री प्लॉड पुशिंग बैक के नियम। जिस स्टेशन से गाड़ी रवाना हुई है उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर को लिखित अनुमति के बिना कोई भी गाड़ी ब्लॉक सेक्शन से वापस धकेली नहीं जाएगी। जहां पर पेपर लाइन क्लियर टिकट दिया जाता है वहां स्टेशन मास्टर पेपर लाइन क्लियर टिकट इस बात का प्रष्टांगन करेगा कि गाड़ी जंक्शन स्टेशन को वापस धकेली जाएगी। गाड़ी की पुशिंग बैक करते समय गार्ड सबसे पहले वाहन में रहेगा जो कि एयर ब्रेक वाल्व से युक्त है। यदि पहला वाहन ऐसे नहीं है तो गार्ड नज़दीक के किसी ऐसे वाहन पर यात्रा करेगा। यदि गार्ड सबसे पहले वाहन में है तो गाड़ी की गति 25 किलोमीटर पर आवर से अधिक नहीं होगी और यदि गार्ड पहले वाहन में नहीं है तो गाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी। जब गाड़ी को पुशिंग बैक मेमो के साथ ब्लॉक सेक्शन में भेजा जाता है तो उसे ब्लॉक सेक्शन से धकेलकर वापस उसी स्टेशन पर लाया जाएगा जहां से वह रवाना हुई है। इसे अगले स्टेशन पर नहीं ले जाया जाएगा। पुशिंग बैक के दौरान लोको पायलट और गार्ड सतर्क रहेंगे, किसी भी अवरोध से पहले गाड़ी रोकने के लिए तैयार रहेंगे। संपार फाटक पार करते समय सड़क यातायात को चेतावनी देने के लिए लोको पायलट बार बार सीटी बजाएगा। दोहरी लाइन पर वापस आते समय लोको पायलट अपनी गाड़ी को सही लाइन के प्रथम रोक सिग्नल एवं गलत लाइन के अंतिम रोक सिग्नल जो भी पहले आए गार्ड की सहायता से इस प्रकार से रोकेगा ताकि अंतिम वाहन सिग्नल को पार न सके। और एसएम स्टेशन मास्टर है स्टेशन मास्टर संबंधित लाइन के कांटे सेट एवं लॉक करने के बाद एक वर्दीधारी पॉइंट्समैन नियुक्त करेगा जो कि गार्ड को पायलट इन मेमो देगा। मेमो मिलने के बाद गार्ड लोको पायलट को वॉकी टॉकी पर सूचित करेगा। पॉइंट्समैन के द्वारा गाड़ी को पायलट किया जाएगा और गार्ड लोको पायलट को ऑल राइट सिग्नल दिखा करके स्टेशन पर गाड़ी प्रवेश करने की अनुमति देगा। एकैरी लाइन पर वापस आते समय लोको पायलट अपनी गाड़ी को बाह्यतम रोक सिग्नल के पहले अवश्य रोकेगा और आगमन सिग्नल ऑफ करके गाड़ी को स्टेशन पर लिया जाएगा। गाड़ी के वापस आने पर गार्ड गाड़ी के पूर्ण आगमन रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेगा। पुशिंग बैक करने का अधिकार स्टेशन मास्टर को वापस लौटा देगा। आपात स्थिति को छोड़कर के गिट्टी गाड़ियां केवल दिन के प्रकाश में ही वापस धकेली जाएंगी और यदि आवश्यक है तो रात के समय भी धकेली जा सकती हैं, लेकिन रात में गाड़ी की गति 10 किलोमीटर पर आवर से अधिक नहीं होगी। जब कोई गाड़ी किसी कारणवश आगे बढ़ने में असमर्थ हो तो ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी को पीछे धकेलना। जब कोई गाड़ी किसी कारणवश आगे बढ़ने में असमर्थ हो तो उसे सेक्शन से उसी स्टेशन पर जहां से निकली है वापस धकेलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह अनुमति नहीं होगी, जैसे कि आईवीएस क्षेत्र में ब्लॉक नियंत्रित मध्यवर्ती ब्लॉक सेक्शन, घाट सेक्शन जहां बैंकर का प्रावधान नहीं है, बिना ब्रेक यान की गाड़ी और बिना गार्ड की गाड़ी। ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी को पीछे धकेलने की सावधानियाँ क्या हैं? लोको पायलट गार्ड को सेक्शन कंट्रोलर से अनुमति लेने के लिए सूचित करेगा। गार्ड सेक्शन कंट्रोलर से ईएफटी और पीएफटी मोबाइल फ़ोन पर संपर्क करेगा। सेक्शन कंट्रोलर दोनों तरफ के स्टेशन मास्टर को पुशिंग बैक के संदर्भ में सूचित करेगा। स्टेशन मास्टर इंटरलॉक्ड संपार पर फाटक सहित सभी संपार फाटक बंद तथा संबंधित लाइन के कांटे सेट एवं लॉक करने के बाद उसकी पुष्टि हेतु सेक्शन कंट्रोलर को प्राइवेट नंबर देंगे। फिर सेक्शन कंट्रोलर ट्रेन नोटिस नंबर और ब्लॉक सेक्शन के दोनों ओर के स्टेशन मास्टरों से प्राप्त प्राइवेट नंबर गार्ड को देगा। इसके अलावा यदि मोबाइल संचार व्यवस्था उपलब्ध है तो सेक्शन कंट्रोलर उस गाड़ी के एलपी और गार्ड को एक एसएमएस भेजेगा जिस पर कुछ जानकारियाँ दी जाएंगी, जैसे कि ट्रेन नोटिस नंबर, लेवल क्रॉसिंग बंद होने के आश्वासन स्वरूप दोनों और स्टेशन के स्टेशन मास्टर के प्राइवेट नंबर, उस स्टेशन का नाम जिस पर पुशिंग बैक करने आना है। गार्ड इन नंबरों को गार्ड जनरल में नोट करेगा और लोको पायलट को इस संदर्भ में सूचित करेगा। गार्ड ब्रेकयान एसएलआर में यात्रा करेगा। गाड़ी की गति जब दृश्यता साफ हो तो 25 किलोमीटर पर आवर और जब आगे दृश्यता साफ न हो तो रात में 10 किलोमीटर पर आवर से अधिक नहीं होगी। संपार फाटक, टनेल, ब्रिज और कटिंग पार करते समय गार्ड पैनी नज़र रखेगा तथा उस परिस्थिति के अनुरूप गाड़ी को रोकने के लिए कदम उठाएगा और लोको पायलट को सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए हाथ सिग्नल दिखाएगा। लाइन पर कार्य करने वाले कर्मचारी और संपार फाटक से गुजरने वाले सड़क यातायात को चेतावनी स्वरूप लोको पायलट निरंतर सीटी बजाएगा और गार्ड सीटी का प्रयोग करेगा। दोहरी लाइन पर वापस आते समय लोको पायलट अपनी गाड़ी को सही लाइन के प्रथम रोक सिग्नल और गलत लाइन के अंतिम रोक सिग्नल जो भी पहले आए गार्ड की सहायता से इस प्रकार से रोकेगा ताकि अंतिम वाहन सिग्नल को पार न कर सके। स्टेशन मास्टर संबंधित लाइन के कांटे सेट एवं लॉक करने के बाद एक वर्दीधारी पॉइंट्समैन नियुक्त करेगा जो गार्ड को पायलट इन मेमो देगा।
मेमो मिलने के बाद गार्ड लोको पायलट को वॉकी टॉकी पर सूचित करेगा। पॉइंट्समैन के द्वारा गाड़ी को पायलट किया जाएगा और गार्ड लोको पायलट को ऑल राइट सिग्नल दिखा करके स्टेशन पर गाड़ी प्रवेश करने की अनुमति देगा। एक गहरी लाइन पर वापस आते समय लोको पायलट अपनी गाड़ी को भारीतम रोक सिग्नल के पहले अवश्य रोकेगा और आगमन सिग्नल ऑफ करके गाड़ी को स्टेशन पर लिया जाएगा। स्वचालित सेक्शन के मामले में इसका पालन किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में गाड़ियों को पुशबैक करना और यातायात की दिशा के विपरीत चलना। जैसे आपात स्थिति को छोड़ करके ऑटोमेटिक सेक्शन में गाड़ियों को पुशबैक नहीं किया जाएगा। जब गाड़ियों को पुशबैक करना आवश्यक हो तो गाड़ी को गार्ड लोको पायलट मोटरमैन से विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद EFT PFT मोबाइल फ़ोन पर गाड़ी पीछे धकेलने की आवश्यकता एवं परिस्थिति के बारे में खंड नियंत्रक को सूचित करेगा। खंड नियंत्रक दोनों छोर के स्टेशनों को पुशिंग बैक के संबंध में सूचित करेगा। पिछले स्टेशन का स्टेशन मास्टर सेक्शन के सभी संपर्क फाटकों को बंद करवाएगा। रास्ते के संबंधित कांटों कैच स्लिप साइडिंग आदि यदि हो तो उनको सेट तथा लॉक करेगा। यह भी सुनिश्चित करेगा कि उक्त गाड़ी के पीछे की लाइन उसके स्टेशन तक क्लियर है और किसी भी अवरोध से मुक्त है। इसकी आश्वासन स्वरूप वह खंड नियंत्रक को प्राइवेट नंबर जारी करेगा। उसके बाद में खंड नियंत्रक 10 नोटिस नंबर और पिछले स्टेशन के मास्टर का प्राइवेट नंबर गाड़ी के गार्ड को जारी करेगा। और इसके अलावा यदि मोबाइल संचार उपलब्ध है तो खंड नियंत्रक निम्नलिखित प्रारूप में SMS भेजेगा। जैसे कि गति प्रति की बात करें, गार्ड एवं LP मोटरमैन गाड़ी नंबर एतद द्वारा आपकी गाड़ी को स्टेशन तक पुश बैक करने के अधिकृत किया जाता है और आश्वासन दिया जाता है कि आपकी गाड़ी के पीछे स्टेशन तक लाइन क्लियर एवं अवरोधित रहित है। ट्रेन नोटिस नंबर प्राइवेट नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। आश्वासन स्वरूप में संपर्क फाटक बंद है तो पुश बैक की अनुमति है, कृपया पुश बैक नियमों का पालन करें। फिर है गार्ड जनरल में इन नंबरों को नोट करेगा। मोटरमैन लोको पायलट को सूचित करेगा। ट्रेन के मामले में गार्ड ब्रेकयान SLR में यात्रा करेगा। गाड़ी की गति दृश्यता साफ होने पर 25 किलोमीटर पर आवर से अधिक नहीं एवं दृश्यता साफ न होने पर रात्रि के दौरान 10 किलोमीटर पर आवर से अधिक नहीं होती। EMU DMU मेमो के मामले में मोटरमैन लोको पायलट लीडिंग मोटर कोच ड्राइविंग कैब से ड्राइव करेगा। ऐसे समय गाड़ी की गति दृश्यता साफ होने पर 25 किलोमीटर पर आवर और दृश्यता साफ न होने पर रात्रि के समय 10 किलोमीटर पर आवर से अधिक नहीं होगी। संपार फाटक सुरंग पुल और कटिंग को पार करते समय मोटरमैन लोको पायलट पैनी निगाह रखेगा और परिस्थितिवश EMU DMU मेमो को रोकने के लिए कदम उठाएगा। संपार से गुजरने वाले रोड यातायात लाइनों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए मोटरमैन लोको पायलट बार बार सीटी बजाएगा। स्टेशन पर वापस आते समय मोटरमैन लोको पायलट अपनी गाड़ी को सही लाइन का प्रथम रोक सिग्नल और जिस लाइन पर वह चल रहा है उस लाइन का अंतिम रोक सिग्नल जो भी पहले पड़े, यदि ब्रेकयान आगे हो तो गार्ड की सहायता से गार्ड को रोकेगा ताकि पिछला वाहन उपरोक्त सिग्नल को पार न कर सके। स्टेशन मास्टर संबंधित लाइन के सभी कांटे सेट एवं लॉक करने के उपरांत एक वर्दीधारी कांटे वाले को उक्त सिग्नल के नीचे नियुक्त करेगा जो गार्ड मोटरमैन लोको पायलट को पायलटिंग मेमो दे करके गाड़ी को स्टेशन तक पायलट करेगा। पुश बैक के समय लोको पायलट लगातार खतरे की सीटी बजाएगा। फिर है हॉट एक्सल गर्म धुरा की बात करें। हॉट एक्सल क्या होता है? रोलर बेयरिंग हॉट एक्सल के लक्षण। रोलर बेयरिंग हॉट एक्सल के लक्षण क्या हैं? ग्रीस छिटकने के निशान चक्के पर आना, तो ये हैं गर्म धुरा हॉट एक्सल। रोलर बेयरिंग हॉट एक्सल के लक्षण हैं कि ग्रीस छिटकने के निशान चक्के पर आ जाना, ग्रीस जलने की दुर्गंध का आना, गर्म होने के बाद एक्सल बॉक्स का रंग बदल जाना, एक्सल बॉक्स में धुआं निकलना, रात के समय एक्सल बॉक्स का लाल दिखाई देना, धातु कटने की कर्कश ध्वनि आना, एक्सल का जाम होकर पटरी पर घिसड़ना और रेल की पटरी पर चिंगारियां दिखना। गर्म धुरा देखने के बाद रेल कर्मचारी की ड्यूटी क्या है? कोई भी रेल कर्मचारी किसी चलती हुई गाड़ी में कोई गर्म धुरा देखता है तो वह गाड़ी रोकने और गाड़ी कर्मचारियों को इसकी चेतावनी देने के लिए यथासंभव प्रयास करेगा। हॉट एक्सल वाहन के साथ गाड़ी को रवाना नहीं किया जाएगा बल्कि ऐसे वाहन को या तो सुधारा जाएगा अन्यथा उसे गाड़ी से अलग कर दिया जाएगा। हॉट एक्सल बॉक्स को ठंडा करने के लिए उस पर पानी नहीं डाला जाएगा बल्कि ठंडा होने का इंतजार किया जाएगा। यदि एक्सल बॉक्स से आग की लपट निकल रही है तो उसे बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र रेत अथवा मिट्टी का प्रयोग किया जाएगा। यदि ब्लॉक सेक्शन में लोको पायलट और गार्ड को अपनी गाड़ी के हॉट एक्सल दिखाई दे तो गाड़ी को तुरंत रोक देंगे, गर्म धुरा की जांच करेंगे। लोको पायलट अपने विवेक के अनुसार सुरक्षित गति से पहले स्टेशन जहां वाहन को अलग करने की सुविधा हो वहां जाएंगे और वाहन को गाड़ी से अलग किया जाएगा। जब कभी स्टेशन से गुजरते समय किसी गाड़ी से गर्म धुरा, खुले माल डिब्बे, वाहन का लटकता हुआ निचला भाग इत्यादि जैसी असुरक्षित स्थिति हो
तो स्टेशन मास्टर केबिन कर्मचारी गाड़ी रोकने के लिए खतरा हाथ सिग्नल दिखाएंगे और स्थावर सिग्नलों को ऑन स्थिति में करके गाड़ी रोकने का पूरा प्रयत्न करेंगे। यदि सब उपाय करने के बाद भी गाड़ी कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित न हो सके तो स्टेशन मास्टर, केबिन सहायक स्टेशन मास्टर, स्विचमैन तुरंत अगले स्टेशन को गाड़ी रोको और गाड़ी की जांच करो संकेत देगा। साथ ही इसकी सूचना सेक्शन कंट्रोलर को भी देगा जो अगले स्टेशन पर गाड़ी रोकने का प्रयास करेगा और कारणों का पता लगाएगा। स्टेशन मास्टर रोको और गाड़ी की जांच करो संदेश मिलने पर गाड़ी को तब तक सीधे प्रवेश करने नहीं देगा जब तक कि सुनिश्चित नहीं कर ले कि गाड़ी प्रथम रोक सिग्नल पर रुक गई है। इसके बाद गाड़ी को मेन लाइन पर लेने के लिए आगमन रोक सिग्नलों को ऑफ किया जाएगा। यदि मेन लाइन उपलब्ध न होने के कारण गाड़ी को लूप लाइन पर लेना हो तो स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के बाद कि गाड़ी प्रथम रोक सिग्नल पर आकर रुक गई है, उस गाड़ी के लोको पायलट को पॉइंट्समैन के द्वारा गाड़ी में हॉट एक्सल वाहन होने की और उसकी लूप लाइन पर लेने के बारे में अवगत कराया जाएगा। लोको पायलट यह सूचना प्राप्त होने के बाद हॉट एक्सल वाहन की जांच करके यह निर्णय लेगा कि क्रॉस ओवर पार करके लूप लाइन पर जाना सुरक्षित होगा या नहीं। यदि ऐसा करना सुरक्षित समझा जाता है तो लूप लाइन के लिए सिग्नलों को ऑफ किया जाएगा और गाड़ी को स्टेशन तक पॉइंट्समैन के द्वारा पायलट किया जाएगा और ऐसे समय गाड़ी की अधिकतम गति 10 किलोमीटर पर आवर होगी। गाड़ी के स्टेशन पर आने के बाद उसमें हॉट एक्सल वाहन को गाड़ी से अलग किया जाएगा और वैगन एक्सचेंज रजिस्टर से उनका नंबर, मालिक रेलवे आदि का उल्लेख किया जाएगा एवं संबंधित TXR को सूचित किया जाएगा। फिर है बिना ब्रेक यान की मालगाड़ी का संचालन। बिना ब्रेक यान की मालगाड़ी का किस तरीके से संचालन किया जाता है। बिना ब्रेक यान की मालगाड़ी का संचालन विशेष अनुदेशों के अंतर्गत आपातकालीन परिस्थितियों में किया जाएगा। निम्नलिखित गाड़ियां बिना ब्रेक यान के अंतिम वाहन पर टेल लैंप लगा करके चलाई जा सकती हैं, जैसे कॉलियरी पायलट, यार्ड और साइडिंग के बीच चलने वाले गुड्स पायलट जिसे मेन लाइन से नहीं गुजरना पड़ता है, छोटे रास्ते के बीच चलने वाली गुड्स शटल जिसके लिए PCOM से पहले ही अनुमति प्राप्त की गई है। मुंबई मंडल के कसारा और इगतपुरी और करजन और लोनावाला सेक्शन के केवल डाउन दिशा में 8 पहिया ब्रेक यान उपलब्ध न होने पर मालगाड़ियों को बिना ब्रेक यान से चलाने की अनुमति है। बिना ब्रेक यान की गाड़ी के संचालन के नियम। आपात स्थिति में सीनियर DOM और DOM बिना ब्रेक गाड़ी की चलाने की अनुमति दे सकते हैं। बिना ब्रेक यान की गाड़ी केवल नियंत्रित सेक्शन में ही चलाई जाएगी। संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो जाने पर बिना ब्रेक यान की गाड़ी नहीं चलाई जाएगी। ऐसी गाड़ी में क्षतिग्रस्त वाहन नहीं लगाया जाएगा। संचालन की विधि की बात करें, ऐसी गाड़ी का संचालन करते समय गार्ड इंजन में यात्रा करेगा। स्टेशन से थ्रू जाते समय गार्ड स्टेशन की ओर से और सहायक लोको पायलट दूसरी ओर से हाथ सिग्नलों का आदान प्रदान करेगा और पीछे की ओर मुड़कर देखेंगे कि गाड़ी सुरक्षित चल रही है। कसारा की बात करें, कसारा, इगतपुरी एवं करजत लोनावाला घाट सेक्शनों में डाउन दिशा में गार्ड वैंक करके सबसे पिछले कैब में रहेगा। गाड़ी में इंजन से लेकर के अंतिम वाहन तक पर्याप्त मात्रा में एयर प्रेशर होना चाहिए। TXR गाड़ी का BPC जारी करते समय अंतिम वाहन का नंबर एवं विवरण उस पर लिखाएगा। आखिरी वाहन पर गार्ड द्वारा टेल लैंप लगाया जाएगा। फिर गार्ड इंजन में यात्रा करते समय बार बार पीछे की ओर मुड़कर देखता रहेगा। बिना ब्रेक यान की गाड़ी का कोई गति प्रतिबंध नहीं है, बल्कि उसकी गति मालगाड़ी की सामान्य गति के बराबर रहेगी। ऐसी गाड़ी को रवाना करते समय स्टार्टिंग स्टेशन का स्टेशन मास्टर सेक्शन कंट्रोलर को अंतिम वाहन का विवरण प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के साथ बताएगा। सेक्शन कंट्रोलर अंतिम वाहन का विवरण अपने चार्ट में लिखेगा। लाइन क्लियर मांगते समय स्टेशन मास्टर अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को यह सूचित करेगा कि गाड़ी बिना ब्रेक यान की है। यदि किसी गाड़ी को क्रॉसिंग या प्राथमिकता के लिए रोका जाता है तो स्टेशन मास्टर गाड़ी पूरी आ गई है, उल्लंघन चिन्ह के अंदर खड़ी है, यह सुनिश्चित करने के लिए गार्ड के पास पूर्ण आगमन रजिस्टर T1410 भेजेगा, जिस पर गार्ड सुनिश्चित करके हस्ताक्षर करेगा। उसके पश्चात स्टेशन मास्टर सेक्शन क्लियर करेगा। बिना ब्रेक यान की गाड़ी का संचालन करते समय गार्ड को लोको पायलट के साथ साथ सिग्नलों का आदान प्रदान करने और विखंडन के दौरान हैंड ब्रेक लगाने के कार्य की छूट रहेगी। कंट्रोल ऑफिस में बिना ब्रेक यान के चलने वाली गाड़ियों के लिए एक रजिस्टर रखा जाएगा, जिस पर सीनियर DOM और DOM अनुमति देने के लिए हस्ताक्षर करेंगे। केवल आपात स्थिति में ही बिना ब्रेक यान की गाड़ियां चलाई जाएंगी। जैसे ही ब्रेक यान उपलब्ध हो जाएगा उसे गाड़ी में लगा दिया जाएगा। बिना गार्ड की गाड़ी का संचालन। परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित गाड़ियां बिना गार्ड के संचालन की जा सकती हैं, जैसे मालगाड़ियां, विभागीय गाड़ियां जैसे कि बेलास्ट ट्रेन, सामग्री गाड़ी, TSM, टावर वैगन, खाली कोचिंग रेक, पार्सल विशेष। निम्नलिखित स्थितियों में बिना गार्ड की गाड़ी का संचालन पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, जैसे घाट सेक्शन में, घने कोहरे और तूफानी मौसम में, ACF में, TSL संचालन के दौरान। बिना गार्ड के गाड़ी संचालन के लिए अपनाई जाने वाली कार्यविधि।
जैसे वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक मंडल ने परिचालन प्रबंधक बिना गार्ड के गाड़ियों का संचालन प्राधिकृत करेगा। संबंधित नियंत्रक कार्यालय में एक अलग तरह से इस तरह के आदेशों का रिकॉर्ड रखा जाएगा और पूर्ण ब्लॉक पद्धति, ब्लॉक मध्य रोक सिग्नल प्रणाली सहित चलित एवं स्वगति के अनुमति में की जाने वाली बिना गार्ड की गाड़ियों का सामान्य सिग्नल सेक्शन कर सकते हैं। और गाड़ी में इंजन से लेकर सबसे अंतिम डिब्बे तक निरंतर एयर प्रेशर उपलब्ध होना चाहिए। जब गाड़ी को बिना गार्ड के चलाया जाता है तो उसके ऐसे कार्य जो लोको पायलट के द्वारा किए जा सकते हैं, लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के द्वारा किए जाएंगे। और विभागीय गाड़ियों के मामले में संबंधित पर्यवेक्षकों के द्वारा गार्ड की ड्यूटी की जाएगी। यदि प्रारंभिक स्टेशन और मध्यवर्ती स्टेशन पर गार्ड की व्यवस्था नहीं की जाती है तो संबंधित स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा लोको पायलट को इस संदर्भ में सूचना भेजी जाने पर वहड़ द्वारा सन मास्ट हो या स्टेशन पर्यवेक्षक यदि उपलब्ध है तो कंटिन्यूटी परीक्षण करेगा। नामित कर्मचारी की सहायता से लोको पायलट को अंतिम डिब्बा संकेतक अवश्य टेल लैंप उपलब्ध कराई जाएगी। इससे स्टेशन मास्टर के द्वारा नामित स्टेशन कर्मचारी की सहायता से लोको पायलट द्वारा सबसे अंतिम डिब्बे के टेल एंड पर अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा। बिना गार्ड वाली गाड़ी चलाने से पहले प्रारंभिक स्टेशन के स्टेशन मास्टर प्राइवेट नंबर क्रमांक के बारे में प्रदान की गई ड्यूटी पर तैनात खंड नियंत्रक को अंतिम डिब्बा के आदान प्रदान को सूचित करेगा। लाइन क्लियर मांगते समय संबंधित स्टेशन मास्टर केबिन मास्टर विशेष रूप से यह उल्लेख करेगा कि जिस गाड़ी के लिए लाइन क्लियर मांगा जा रहा है वह बिना गार्ड के संचालित की जा रही है। स्टेशन मास्टर संकेतक को देख करके इंड्समैन यानी पॉइंट्समैन अंतिम डिब्बा वाला क्रमांक को मिलाते हुए सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है या अंतिम डिब्बा होगा तो बिना गार्ड वाली गाड़ी अखंड एवं पूरी है। स्वचालित सिग्नल प्रणाली क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात खंड नियंत्रक उन स्टेशनों के स्टेशन मास्टर जिन्हें सिग्नलों के आदान प्रदान के लिए नामित किया जाता है उनको सूचित करेगा। ऐसे नामित स्टेशनों के स्टेशन मास्टर पॉइंट यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मे होंगे जिन्हें बिना गार्ड वाली गाड़ी अखंड एवं पूरी है। व्हील्स गाइडेंस एवं बीपीसी की गार्ड प्रतिलिपि लोको को पायलट को सौंप दी जाएगी। शंटिंग मार्ग की बात करें सौंप दी जाएगी। और जिस मार्ग में यदि गाड़ी के लिए गार्ड बुक किया जाता है तो गार्ड द्वारा या गंतव्य स्टेशन पर स्टेशन कर्मचारी के द्वारा प्राप्त की जाएगी। और जब इस तरह की गाड़ी को दुर्घटना, खराबी, अवरोध या अन्य असाधारण कारण से दो स्टेशनों के बीच खड़ी होती है तो लोको पायलट यह पाया जाता है कि इस गाड़ी को आगे नहीं ले जाया जा सकता। वह साधारण नियम के अनुसार गाड़ी 6.03 बचाव करेगा और बचाव करने के लिए जाते समय सावधानी बरतनी होगी कि लोको यदि पटरी पर है तो उसे अनमेंड न छोड़ें। और जब ऐसी गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती है तो स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी पूरी आ चुकी है, उल्लंघन चिन्ह के अंदर खड़ी हुई है। और यात्रा के दौरान सहायता लोको पायलट बार बार पीछे मुड़कर देखेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी सुरक्षित रूप से चल रही है। और वह गेटमैन के केबिन कर्मचारी और स्टेशन कर्मचारियों के द्वारा दिखाए गए किसी भी खतरा सिग्नल पर भी ध्यान यहाँ पर देगा। उसके बाद में हम देखेंगे असामान्य परिस्थिति में गाड़ी संचालन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।